आज हम माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर आम्रपाली बुद्ध विहार महिला मंडल समिति की सभी महिला साथियों से मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आम्रपाली बुद्ध विहार महिला मंडल की अध्यक्ष आयुष्मती कल्पना देशभरतार जी। आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये सभी मेरी महिला साथी हैं। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं न्यू दिशा चैनल से दीपक राही और आज मैं बात करने जा रहा हूं आम्रपाली बुद्ध विहार महिला मंडल की अध्यक्ष आयुष्मती कल्पना देशभरतार जी से। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले जयंती है। तो जयंती की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर ही करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कल्पना देशभरतार है और मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन संस्था समिति आम्रपाली बुद्ध विहार महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। तो आज जो है माता सावित्रीबाई फुले जयंती है। तो माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर उनके जीवन परिचय के बारे में आप कुछ बताइए। पहले मैं सबसे पहले आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक नायगांव में छोटे से गांव में जन्मी है। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ है। ये एक दलित परिवार में जन्मी एक लड़की थी और ये एक बाद में एक नारी मुक्ति आंदोलन की एक पहली नेता बनी और समाज सुधारिका और एक मराठी कावित्री भी थी। जी, जैसे कि उस समय जो समय था महिलाओं को पढ़ने के लिए बिल्कुल पाबंदी थी, तो उन्हें जो है शिक्षा की प्रेरणा किससे मिली, कैसे मिली? जैसे पुराने समय में महिलाओं का पढ़ना पाप माना जाता था, वो माता सावित्रीबाई उस समय पढ़ी जिस समय महिलाओं को घर से निकलना मना था, तो पढ़ने की बात तो बहुत दूर थी। लेकिन और इसी तरह से माता सावित्रीबाई का भी रहा। वो बचपन में भी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें भी नहीं था। तो वो उनकी जो शिक्षा का जो उनका दौर जो चालू हुआ वो उनके विवाह के उपरांत हुआ। उनका विवाह ज्योतिबा फुले जी के साथ हुआ जो एक शिक्षा के एक बहुत बड़े प्रेरणा थे। तो उन्होंने जो माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की जो प्रेरणा पाई वो अपने पति से पाई। माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने की जो प्रेरणा जो मिली थी उनके पति ज्योतिबा फुले से मिली थी। तो उन्हें काफी दिक्कतें कठिनाइयाँ भी आई, जैसे परिवार से कोई? माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जब शिक्षा के लिए संघर्ष करने निकले तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सामाजिक रूप से उन्हें बहुत वेदनाएं सहनी पड़ी। सामाजिक लोगों से उन्हें कई ताने सुनने पड़े और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उनको उनके घर से ही उनको सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। जब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले शिक्षा के लिए संघर्षरत थे तभी उनके पिताजी पे, ज्योतिबा फुले जी के पिताजी पे सामाजिक दबाव बनाया गया। तो इतना सामाजिक दबाव बनाया गया कि आखिर उन्हें समाज के दबाव में आकर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को घर से बेदखल कर दिया। तो ये संघर्ष, शिक्षा के संघर्ष के चलते उन्हें अपने घर से ही उन्हें दूर होना पड़ा। तब उस्मान शेख एक उनके मित्र थे, उनकी बहन थी फातिमा शेख। तो उनके घर में हम माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को आश्रय दिया गया और यहीं से फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाया और फातिमा शेख आगे जाके प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। जब माता सावित्रीबाई पहले तो अनपढ़ थी, जब वो खुद पढ़ी, जब उन्होंने ज्योतिबा फुले ने पहले माता सावित्रीबाई को पढ़ाया, तब वो खुद शिक्षित हुई तो उन्होंने धीरे धीरे लड़कियों को पढ़ाना चालू किया। एक नहीं बल्कि अनेकों लड़कियों को पढ़ाने चालू किया और जब पढ़ाना भी चालू किया और साथ साथ उन्होंने विद्यालय भी खोले, लड़कियों के लिए विद्यालय भी खोले। और जब ये जो शिक्षा की व्यवस्था की, जब माता सावित्रीबाई जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी लड़कियों को, तब उन्होंने जो असामाजिक जो तत्व थे वो कई तरह से उनको परेशान करते थे। जैसे जाति, जब वो स्कूल पढ़ाने जा रही हैं तो वो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, उन पर गोबर फेंकते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। लेकिन इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी वो माता सावित्रीबाई अपने जो लक्ष्य था उससे कभी हटी नहीं। तो इस तरीके से उन्हें बहुत सारी जो रुकावटों का सामना करना पड़ा। माता सावित्रीबाई जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो इस तरीके से क्या उन पर तो गंदगी फेंक दी जाती थी। तो माता सावित्रीबाई ने ये चीज़ अपने पति ज्योतिबा फुले जी से इस बात पे अपने विचार रखे। तो ज्योतिबा फुले भी और उनका दोनों का विचार था कि
अगर तुम स्कूल में पढ़ाने जा रही हो, इस तरीके से लोग अगर आपको परेशान करते हैं, इस तरीके से गंदगी आप पे फेंकते हैं, तो आप अपने थैले में 2 साड़ियाँ लेके जाएं। एक साड़ी अगर वो गंदी हो जाती तो दूसरी साड़ी को आप स्कूल में जाकर वापस बदल सकते हैं, लेकिन इस कार्य को आप रुकने मत देना। तो इस तरीके से उन्होंने इस समस्या का हमें समाधान दिया। सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर महिलाओं को और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मैं लड़कियों को, महिलाओं को ये देना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले जी का जो जीवन था वो पूरा की पूरा तरह से शिक्षा पे केंद्रित था। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी लड़की अगर पढ़े तो वो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। पहले तो वो जरूर पढ़े, वो अब कभी अनपढ़ ना रहे, और वो अगर वो पढ़ती हैं तो खुद के साथ साथ दूसरों को भी शिक्षा दें, क्योंकि उनका अगर हम किसी को आदर्श मानते हैं, किसी भी महापुरुषों को अगर हम आदर्श मानते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ये जानना चाहिए कि उनके विचार क्या थे, और विचार जो थे उन्हें हमें अपने आदर्शों में उतारना चाहिए। मुझे लगता है तभी हम कह सकते हैं कि हम सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, या आज हम उनकी जयंती मनाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। तो अगर उनके विचार थे कि अगर हमें खुद पढ़ना है, साथ साथ हमें दूसरों को भी पढ़ाना है, जैसे सावित्रीबाई फुले ने किया, वो खुद भी पढ़ी, साथ साथ उन्होंने दूसरे लोगों को पढ़ाया। किसी एक जाति की लड़की को नहीं पढ़ाया, उन्होंने अलग अलग जातियों की कई लड़कियों को पढ़ाया। इवन उनके लिए स्कूल भी खोले, एक नहीं बल्कि एक करके 18 स्कूल उन्होंने स्थापित किए। तो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मैं चाहती हूँ कि अगर लड़कियाँ सभी पढ़ें, इस चीज़ को, सावित्रीबाई फुले के जीवन को समझें और उन्हें पढ़ें, और खुद भी पढ़ें और साथ साथ दूसरों को भी शिक्षा देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो मेरे से सभी लड़कियों से, सभी महिलाओं से ये निवेदन रहता है, या मैं ये कहना चाहूँगी उनको कि वो शिक्षा जरूर हासिल करें। शिक्षा ही एक वो क्षेत्र होता है जहाँ हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। अगर हम अज्ञानता दूर नहीं कर सकते तो हम सही गलत में भेद नहीं कर सकते, और शिक्षा का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक नारी को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है ज्योतिबा फुले को प्रेरणा मानते हुए शिक्षा को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि महिलाओं को संविधान में जो अधिकार दिए शिक्षा के। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। आज वो हमारे भारत देश के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, और जो अधिकार हमें महिलाओं को, खासकर मैं महिलाओं की बात करना चाहती हूँ, जब अगर हम 18वीं सदी की बात करते हैं, जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ी तो उस समय उनको कितना विरोध का सामना करना पड़ा। आज तो हमारे पास बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान है, जिसके द्वारा महिलाएं अपना अधिकार प्राप्त करके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हैं और बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से। तो बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान से जो अधिकार मिले हैं वो महिलाओं के लिए बहुत खास हैं, और उन्होंने, बाबा साहब ने महिलाओं को एक ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। हिंदू कोड बिल ला के दिया, सती प्रथा बंद किया, बाल विवाह बंद हुआ, विधवा विवाह की आज़ादी दी, अपना वर खुद चुनने की आज़ादी, पिता की संपत्ति में हमारा पुत्रियों का अधिकार दिया। तो ये जो सारे अधिकार महिलाओं को मिले हैं, प्रसूति अवकाश का अधिकार हमें बाबा साहब के संविधान से मिला। तो हर एक नारी को बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को जो अधिकार दिए गए, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो कभी भूलने नहीं चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई अफसोस की बात होती है, आज महिलाएं नौकरी तो करती हैं, बड़े बड़े पदों पर जरूर बैठी रहती हैं, लेकिन उन्हें बाबा साहब के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहती। वो बाबा साहब का संविधान के द्वारा जो अधिकार है वो प्राप्त तो कर लिया, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ये अधिकार हमें किससे मिला है। आज वो प्रसूति छुट्टियां लेती हैं, प्रसूति अवकाश लेती हैं, किस वजह से लेती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहब कौन हो। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के बारे में पढ़े, समझे, जो उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें उसको अपनाना चाहिए और उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। तो बाबा साहब का जो स्त्रियों को स्त्री होने का अधिकार दिया, इंसान बनने का अधिकार दिया, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। नहीं तो इससे पहले, संविधान से पहले स्त्रियों की क्या दशा थी, सिर्फ एक उपभोग की वस्तु मानी जाती थी, एक संतान प्राप्ति की एक मशीन समझी जाती थी सिर्फ स्त्री। बहुत सारे जो अधिकार मिले हैं, जिसका हम आज लड़कियां पढ़ सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह।